हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। आज हम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें हम यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 का जो पेपर है फिजिक्स का पेपर वो सोल्व करने वाले हैं। अब तक कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका हूं अपने पहले वाले वीडियोस में। आज का मेरा ये थर्ड वीडियो होगा उस सीरीज में, और ये आपको यूट्यूब चैनल पे जो हमारे उस पर मिल जाएगा। और इसमें हम जो है आगे के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So we are starting the video with question number 23. In the following circuit, if between point A and B a potential of 100 volt is established, then find the value of charge of the nearest capacitor to point A. आपको फिगर शो हो रही होगी, और इसमें जो है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल जो है चार्ज कितना होगा उस कैपेसिटर में जो सबसे नियर होगा ए की। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 100 माइक्रोकुलम, बी है 300 माइक्रोकुलम, सी है 150 माइक्रोकुलम एंड डी है 200 माइक्रोकुलम। सो ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, और इस सर्किट डायग्राम में हमें बता रखा है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपकी 100 वोल्ट है, और बताना है कि इस वाले में कितना जो है चार्ज टोटल स्टोर होगा। तो अगर हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल ले कि टोटल कैपेसिटेंस कितना है इस पूरे सर्किट का, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इस वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा। अब इसको थोड़ा हम इस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो तीन कैपेसिटर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मैं नंबरिंग करता हो जाता हूँ, C1, C2 एंड C3। ये तीनों जो है वो सीरीज में, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम सोल्व करते हैं 1/CS इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सो ये हो जाएगा 3/3 कैंसल 1। ठीक है, तो CS की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफैरेड। यानी ये जो 1 माइक्रोफैरेड है वो इसके साथ किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में, और पैरेलल में कनेक्ट होकर ये बन जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ये जो है ये वाला जो कैपेसिटर हम ले लेते हैं C4, ये हो जाएगा C5, और ये आपका C6, और ये C7। ठीक है, अब यहां पर ये जो आया आपका, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं P। ठीक है, तो यहां पर जो इसका इन तीनों को हटाकर जब एक कैपेसिटर लगाया तो वो आया 1 माइक्रोफैरेड, और ये 1 माइक्रोफैरेड इसके साथ जो है वो पैरेलल में कनेक्ट था, तो सीरीज की तरह ऐड होगा, यानी कि 4 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर ये C4, C5 और ये वाला जो निकला, ये आपका जो है तीनों सीरीज में है, तो यानी इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/3। यहाँ पर एलसीएम लिया 12, तो ये आया 4 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11/12। और जो कैपेसिटर हमारा आया, ठीक है, CS डैश, ये आपका आया 12/11 माइक्रोफैरेड। कितना आया, 12 माइक्रोफैरेड। अब ये पूरा आपका सोल्व हो गया, इतना हमने सोल्व कर लिया, और इसका कितना आया 12/11। अब इसके बाद ये जो 12/11 है ये इस 3 के साथ जो है सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस यहां पर आएगा वो होगा आपका 12/11 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 33 डिवाइड बाई 11 विच इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अब ये कैपेसिटर और आपका C6 और C7 ये आपके जो है तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनको पैरेलल की तरह ऐड करेंगे तो फाइनल जो कैपेसिटेंस हमारा निकलेगा वो होगा हमारा 1/C इज इक्वल टू 1/CP डैश प्लस 1/C6 प्लस 1/C7, और ये हो जाएगा आपका 1/45/11 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, सो ये हो गया 11/45 प्लस ये हो गया 2/3। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 45 एलसीएम आ गया, तो ये 11 ही आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 15 आएगा, 15 दूनी 30, 30। सो C जो है 1/C जो है आपका निकला
41 डिवाइड बाय 45, तो सी आपका हो गया 45 डिवाइड बाय 11, 41 माइक्रोफैरेड। तो जो टोटल कैपेसिटेंस आया इस सब का वो था 45 बाय 41, ठीक है, माइक्रोफैरेड। अब हमसे बोला गया है कि इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा, तो आपको पता ही होगा चार्ज जो होता है वो होता है Q इंटू CV। तो ये हो गया 45 डिवाइड बाय 41 और ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो समथिंग अगर हम देखेंगे 100 के आसपास आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 100 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट फ्रॉम द सन हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर वेवलेंथ ऑफ 470 न्यूटन नैनोमीटर एज्यूमिंग दैट द सरफेस ऑफ द सन एमिट्स ए ब्लैक बॉडी, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। सन का टेम्परेचर हमें निकालना है और वीन्स कांस्टेंट हमें गिवन है। तो आपको पता होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो होता था हमारा, उसमें जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती थी लैम्डा एम टी, ये आपका कांस्टेंट के इक्वल आता था। तो यहां से अगर हम टेम्परेचर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी बाय लैम्डा एम। अब बी की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है 0.288 सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, और जो हमें वेवलेंथ दे रखी है वो है 470 नैनोमीटर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो ये हो जाएगा 0.288 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 470 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। यहां से पावर सोल्व करेगी, कैंसिल हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो 7 हो जाएगी, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं हमारे पास जो बचेगा 10⁻⁷, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट है, यानी कि 6128 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर है। सो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सी। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ए पायोन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 270, ठीक है। अगर हम मास देखें तो जो पायोन का मास होता है वो होता है 2.4 इंटू 10⁻28 kg, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इनको अगर डिवाइड करेंगे तो 264.43 आता है, जो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं यहाँ पर 270 के आसपास है, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट लेके करेंगे तो बिल्कुल 270 के आसपास ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हमें मार्क करना है कि कौन सी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला हमें दे रखा है द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक्स सुपरइम्पोज्ड ऑन द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बी हमें दे रखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज फ्रॉम सब्सटेंसेस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज फ्रॉम द लोअर एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर सी है एक्स रेज फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर आर मोर पेनिट्रेटिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज आर जनरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हायर इनर शेल जम्प्स टू लोअर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है क्योंकि एक्स रेज जो हायर एटॉमिक की होती है वो मोर पेनिट्रेटिंग होती है, और ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे एक्सरे का तो हमें मिलती है, उसमें शार्प पीक्स मिलती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो जो 26 क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, an achromatic combination of two thin lenses of focal length f1 and f2 is achieved if separation between them is equal to। पहला ऑप्शन दे रखा है f1/2, दूसरा दे रखा है 1/2 f1 प्लस f2, सी दे रखा है f2/2 एंड डी दे रखा है 1/2 f1 माइनस f2। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, 1/2 f1 प्लस f2।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. A tuning fork of frequency 260 Hz is vibrated with a sonometer wire and 5 beats are heard. If the tension in the wire is slightly increased, the beat frequency also increases. The original frequency of the sonometer is, original frequency पूछी गई है कि कितनी होगी. ठीक है. ए ऑप्शन दे रखा है 265 हर्ट्ज, बी दे रखा है 260 हर्ट्ज, सी दे रखा है 255 हर्ट्ज, डी दे रखा है 250 हर्ट्ज. देखो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी होती है वी न्यू1 माइनस न्यू2. ठीक है ना. अब यहां पर हमें ये जो है हमें 5 दे रखा है and the tuning fork of frequency 260 Hz is vibrated with the sonometer wire. ठीक है. and 5 beats are heard. 5 beats हमें सुनाई देती है. अब एक्चुअली में हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी ज्यादा है. हम न्यू1 माइनस न्यू2 करें या न्यू2 माइनस न्यू1 करें. ठीक है. हम यहां पर जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो न्यू2 को ले लेते हैं 260 हर्ट्ज. अगर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, तो आप देखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है टेंशन इज द इंक्रीज. आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंशन के. अगर टेंशन हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है. तो अगर हम टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है हमारी इंक्रीज होनी चाहिए. तो ये अगर इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज, अब ये तो फिक्स कर दिया मैंने, तो ये अगर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये वाली जो न्यू1 वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी ज्यादा होगी. ठीक है. ये भी हमारी बढ़ेगी. ठीक है. और ये बढ़ेगी तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारी जो है लार्ज क्वांटिटी हमें मिलेगी. तो यानी ये वाला फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है. सो जो हमें न्यू1 निकालना होगा वो हमारा होगा न्यू बी प्लस न्यू2, और ये हो जाएगा 5 प्लस 260 इक्वल टू 265 हर्ट्ज. सो जो राइट ऑप्शन है वो है 265 हर्ट्ज. इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है. ए कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 0.15 Henry and resistance 15 ohm is connected across a 220 volt and 50 hertz line. Compute the current in the coil. ऑप्शन दे रखे 4.45 एम्पियर, बी दे रखा है 4.25 एम्पियर, सी दे रखा है 4 एम्पियर एंड डी दे रखा है 3.50 एम्पियर. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें जो है इंडक्टेंस दे रखा है एल, दैट इज 0.15 हेनरी, और रेजिस्टेंस आर हमें दे रखा है 15 ओम, और हमें वोल्टेज दे रखी है बी 220 वोल्ट. कंप्यूट द करंट. करंट हमें निकालना है, तो करंट जो होता है यहां पर वो हमारा होगा बी डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर. ये हो गया 220 डिवाइड बाय अंडर रूट, यहां पर जो आर आपका है वो है 15 प्लस ये जो होता है ये होता है ओमेगा एल स्क्वायर. अच्छा, ओमेगा जो होता है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई न्यू. फ्रीक्वेंसी यहां पर हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 100 पाई इंटू 0.15 स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 यहां से कॉमन निकल जाएगा. सो ये आ गया 15, रूट से बाहर आ गया, यहां पे आया 1 प्लस पाई स्क्वायर. ओके. सो आई यहां पर हो गया आपका देन 15 अंडर रूट 1 प्लस 9 पॉइंट आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और
9.86 आएगा। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे आगे और सो अंडर रूट 10.86, मैं लास्ट में एक बार देखूं इसको, और इसका जो रूट निकलेगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली, आप 3.3 ले सकते हो। अब 5 से ये गया, ठीक है, 5 से जाएगा तो ये हो गया 4, और फिर आपका ये अगेन आ गया 4, और ये हो गया 3, तो 44 डिवाइड बाय 9.9, ठीक है। अब यहां से अगर ये पॉइंट हटाएंगे, अब 9.9 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 लिख सकते हैं, और जब हम 10 लिखेंगे तो 4.4 एम्पियर आएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो ए जो है वो इसके ज्यादा क्लोज है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, 4.45 एम्पियर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। ए क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग force of 100 Newton. The top surface of the cube is displaced by 0.01 centimeter with respect to bottom. The value of modulus of rigidity, हमें rigidity की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो है बेसिकली g निकालना है, तो ये होता है f बाय a डिवाइड बाय डेल्टा x बाय l, तो ये हो गया f इंटू l डिवाइड बाय डेल्टा x इंटू ए। एफ की वैल्यू 100 दे रखी है, और जो लेंथ हमें दे रखी है वो है 10 इंटू 10⁻⁻²। जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 0.01 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, और यहां पर जो एरिया निकलेगा वो आपका 100 इंटू 10⁻⁻4, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब दे रखा है। तो पहली बात तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, 100 से ये भी गया, तो यहां बच गया 10, और यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻7, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यहां पर वो इससे मैच कर रहा है, वो सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। इफ r0 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज गिवन बाय, फोर्थ में निकालना है। तो जो बोर रेडियस होती है, ठीक है, बोर रेडियस से हमारा जो है एक्सप्रेशन आता है वो होता है r0, या हम Rn ले लेते हैं, Rn इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर। यहाँ पर r0 जो है वो आपकी बोर रेडियस है, सो r0 n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर तो ये हो गया 16 r0। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू ऑफ ए स्ट्रेन वायर। ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट जो है आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इससे मैच करेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है, 1/2, ठीक है ना, बाकी सब में सेम है, बस 1/2 का ही फर्क है, तो 1/2 आता है आपका एनर्जी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू lenses have dispersive powers in ratio 2/3. These glasses are used to make achromatic lens of focal length 20 centimeter. The value of focal length of the two lenses, हमें जो है focal length की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टू lenses की। ऑप्शन हमें दे रखे हैं f1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, f2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f1 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सी दे रखा है f1 इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर, f2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, एंड डी दे रखा है f1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड f2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, f1/f2 इक्वल टू -ω1/ω2। एक्चुअली में ये जो है आपकी डिस्पर्सिव पावर्स है जो आपको दे रखी है, तो ये -2/3 हो गया। तो यहां से हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेते, सपोज f1 अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका -2/3
इंटू F2। ओके, अब जो है एक चीज और हमें पता होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो उसमें जो टोटल फोकल लेंथ होती है, क्योंकि हमें एक्रोमेट्रिक दीज ग्लासेस आर यूज टू मेक एक्रोमेट्रिक लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हमें दे रखा है 1/20, f की वैल्यू जो है 1/20। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3f2 माइनस में आएगा यहाँ पे, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका -3/2f2 प्लस f2। यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं, ये 1/220 चलता रहेगा, 1/20। यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं 2f2, सो ये हो गया -3, और ये हो गया प्लस, यहां पर ये आ जाएगा आपका 2। सो 1/20 इक्वल टू -1/2f2। तो ये कैंसल, f2 जो आ गया वो आपका -10 सेंटीमीटर आया, और f1 जब हम निकालेंगे तो ये होगा -2/3 इंटू -10। सो ये तो कैंसिल हो गया, 20/3, तो यानी कि 6.67 सेंटीमीटर। सो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ए कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। इट्स कैपेसिटेंस ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक with dielectric constant 6 between its plates is 48 microfarad, 40 microfarad, 60 microfarad and 32 microfarad and 16 microfarad। देखिए जो कैपेसिटेंस होता है C, वो आपका K टाइम्स होता है C नोट के, और जो ये K है ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे रखे है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 है, और जो कैपेसिटेंस दे रखा है आपका ऑक्सिलरी वो 8 है। तो कैलकुलेट करके कितना आया, 48 माइक्रोफैरेड। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। फॉर ए वंडरवॉल्स गैस इन्वर्जन टेम्परेचर एट लो प्रेशर इज। ठीक है, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। 2a/RB इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, कुछ इसमें ज्यादा थ्योरी करने की जरूरत है नहीं हमें। Now come to next question. The wavelength of K alpha X-ray line of an element of atomic number Z equal to 11 is lambda. The wavelength of K alpha X-ray line of another element of atomic number Z equal to 4 lambda. Then Z is A11, 44, 64। ये हमें बताना है। अभी मैंने आपको जो है कुछ देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उसमें जो के अल्फा होती थी वो पीक लाइंस होती थी, उसी से रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 होल स्क्वायर। 1 नहीं, आप b ले लेते हैं इनिशियली। ठीक है, नाउ फॉर के अल्फा एक्स लाइन के लिए b की जो वैल्यू होती है वो 1 आती है यहाँ पे। अब इसके बाद ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/z माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक आपको दे रखा है 11, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा, एक के कोरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर निकालना है पर वेवलेंथ हमें गिवन है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू जेड बी माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ए माइनस 1 स्क्वायर। अब लैम्डा ए हमें दे रखा है लैम्डा बी 4 लैम्डा, और जेड बी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और जेड ए हमें 11 दे रखा है इस तरह से। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4, और यहां पर ये जेड बी माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर जो है अब जेड बी माइनस 1
होल स्क्वायर जो है वो 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो गया, और देन ये आपका आ गया देन 10/2 कैंसिल हो गया, ये 5, और जेड बी की जो वैल्यू आई वो आपकी 6। सो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियोज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन वेसल। ठीक है, सो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो हमारी आती है कुछ √2RT डिवाइड बाय m, और जो एवरेज स्पीड होती है वो आती है √8RT डिवाइड बाय πm। ठीक है, ये होता है। अब यहां पर R रियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो रेशो निकालेंगे, अगर हम V1/V2 निकालते हैं तो यहां से सब चीज कैंसिल हो जाएगी, यहां बच जाएगा √2 और यहां बच जाएगा 8/π। सो ये हो गया √π ऊपर चला गया, यहां पे √2 रह गया, और इसको मैं लिख सकता हूं 2√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका √π डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो आ रहा है किसी में? यस, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट है, √π/2। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज यूज्ड एज ए पोलराइजर, द कॉरस्पॉन्डिंग पोलराइजिंग एंगल विल बी। बहुत सिंपल है, IB जो होता है वो आपका 10 IB जो होता है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। सो यहां से जो IB होगा वो आपका 10 इनवर्स 1.5 हो गया, और आई थिंक ये जो आता है आपका एंगल वो 56.3 डिग्री आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है 39 व्हेन द प्लेट वोल्टेज अप्लाइड टू ए डायोड बल्ब इज चेंज्ड फ्रॉम 48 वोल्ट टू 50 वोल्ट, द प्लेट करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 60 एम्पियर टू 70 मिली एम्पियर, व्हाट इज द डायनामिक प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है डेल्टा V बाय डेल्टा I। ठीक है, यहां पे डेल्टा V हो गया 50 माइनस 48 डिवाइड बाय 70 माइनस 60, याद रहे ये आपका मिली एम्पियर में, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर। सो मिली को ऊपर ले गए तो ये हो गया 2000 डिवाइड बाय 10 कैंसल, तो आंसर आया 200 ओम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एनर्जी मास नन ऑफ दीज। विस्कोसिटी जो होती है वो किसके ट्रांसपोर्ट का जो है मेनली होता है, तो इसका राइट आंसर है वो है मोमेंटम। मोमेंटम की वजह से जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 44 क्वेश्चन नंबर 44 तक सोल्व किया, और जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।